ये क्वेश्चन नंबर 7 होता है, ठीक है। तो और इसका जो पेपर पैटर्न है वो मैं सेपरेटली अपलोड करूँगी। इसका जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है, जो भी आपने पार्ट करना होगा वो आपने लिखना है। जैसे मैं ये ए जो है वो एज अ सैम्पल लिखा है मैंने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो क्वेश्चन की हेडिंग है, ये भी मैंने कैलीग्राफी वाली राइटिंग में की है। इसके बाद आपने जो जैसे उर्दू की आपकी तशरीह होती है ना अशार की, उसी तरह से ये स्टैंजा होता है। और इसमें जो है जैसे आप लोग उधर लिखते हैं ना शायर का नाम और नज़म का नाम, उस तरह से आपने रेफरेंस लिखना होता है, ठीक है। इसकी हेडिंग देनी है आपने रेफरेंस। और इसके पहले प्रेजेंटेशन देख ली कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसकी हेडिंग देनी है। उसके बाद जौन सा पार्ट आप कर रहे होंगे एक्सप्लेन, आपने वो वाला पार्ट लिखना है। उसके बाद आपने रेफरेंस की हेडिंग देनी है। और जोन से मार्कर मैंने यूज़ किए, आप कोशिश कीजिएगा कि वही यूज़ करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग हम ब्लू के साथ देते हैं और नॉन इम्पोर्टेंट ब्लैक के साथ। और जो ऊपर हेडिंग होती है वो हम 605 मार्कर से देते हैं। और जैसे कि इधर ये सब हेडिंग्स है तो ये हम 604 मार्कर से देते हैं, ठीक है। ये 605 ब्लैक मार्कर से रेफरेंस की हेडिंग दी है मैंने। उसके बाद आगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसके आगे कॉमा और फिर कॉमे से नीचे आपने लिखना है द रेन, ठीक है। आप रेफरेंस के नीचे ऐसे भी कर सकते हैं कि हेडिंग इधर दे दें पोएम और आगे सेमी कॉलन लगा के तो द रेन लिख दें, नीचे पोइट। लेकिन वो एक बहुत ही कॉमन तरीका है, ठीक है। आपने अपने पेपर को यूनिक बनाना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इस तरीके से हेडिंग देंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही मार्कर का यूज़ हो जाएगा। आपने चेक एंड बैलेंस करके फिर आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, देन आ जाएगा एंड कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड की जगह आप रिटन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने थोड़े स्टाइलिश वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंपोज्ड लिखा है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से लिखना है, नीचे राइटर का नाम। और हाँ, अगर रेफरेंस गलत होगा तो आपको 5 मार्क्स का होता है, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल। उसके बाद आगे कंटेक्स्ट की हेडिंग होती है। कंटेक्स्ट जो है वो बेसिकली जैसे आपका उर्दू में सियाकुसबाक होता है, ये सेम एज इट इज़ वैसा ही होता है। कंटेक्स्ट जो है वो जितने मर्जी स्टैंजा हों एक पोएम के, कंटेक्स्ट जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। यानी इसमें आपने पूरी पोएम को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। कंटेक्स्ट जो है इसमें आपकी बुक पे लिखा हुआ होगा मेन थीम या इस तरह का कुछ, आई थिंक। तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखिएगा। ये बहुत ही एक्सीलेंट वर्डिंग में जो है वो मैंने रेडी किया है इसको। कंटेक्स्ट जो है उसमें आपने लिखना है और कोशिश करनी है जो हाईलाइट करने वाले वर्ड्स हैं उसको, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्कर ब्लैक पॉइंटर से जो है वो लिखा है। इसके बाद आगे अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है वो मेरा कंटेक्स्ट ख़त्म हुआ है। इसके बाद मैंने एक लाइन स्किप करके एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी है। ये भी मैंने कर्सिव राइटिंग में दी है 605 मार्कर से, ओके। उसके बाद नीचे से ये सारा मैंने जो है वो लिखा है। और ये मैंने यहाँ पर मेरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया तो मैंने इसको इधर ही एंड किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेरी जो है वो 1, 2 और 2.5 से भी अबव पेजेस की बनी है, ठीक है। इतनी आप याद करेंगे ना, 2.5 से थोड़ी सी अबव है, तो जब आप लिखने बैठेंगे तो एटलीस्ट आपके 2 पेज तो कवर होंगे ही। और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो रेडी की है, इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके जो है वो 4 मार्क्स तो मार्जिन रखते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है, इसमें भी मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आगे जो है वो जो कुछ ज़्यादा जो वर्ड्स हाईलाइट करने थे वो मैंने मार्कर से किया। आपने ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कुछ चीज़ें आपने बस लिटरली जो है वो हाईलाइट करनी है, वो आप ब्लैक से कर सकते हैं। और जैसे ये ऑप्टिमिज़म है। उसके बाद मैंने जो वर्ड थोड़े से स्टाइलिश वर्डिंग की है, स्टाइलिश डिक्टेशन यूज़ की है, वो मैंने ब्लू मार्कर के साथ उसकी हेडिंग दी है, ठीक है। उसके बाद आगे ये मैंने कोट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो है ये मैंने इस तरीके से बड़ी हेडिंग में कर्सिव राइटिंग में जो है वो लिखा है। उसके बाद आगे नीचे जो राइटर है इस कोट की, हेलन केलर, उसका नेम लिखा है। उसके बाद ये जो एंडिंग है, ठीक है, ये एंडिंग आपने हर जो है वो
जो भी आप लोग लिख रहे हैं स्टेंजा, उसके नीचे आपने एंडिंग इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। स्टेंजा अगर आप ये वाला याद कर लेंगे तो इसका जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप ये याद कर लेंगे तो दूसरे स्टेंजा में भी यूज़ हो जाएगा। और अगर आप ये वाली एंडिंग याद कर लेंगे ना, इतनी ये पैराग्राफ, तो आपका जो है वो जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सब में ये यूज़ हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर। ओके, ग्रेट फिनोमिनन को हाईलाइट किया मैंने। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर ऑल, ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप ड्रिंक मच वाटर एंड गेट रिफ्रेश्ड एंड थिक। ओके, द रेन इज़ अ ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर, यानी ये कुदरत का जो है वो एक कुदरती अमल है, ठीक है। ज़ाहिर है ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, ये नेचुरल एक चीज़ है। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर ऑल, ये हर किसी के लिए पानी जो है वो लेके आती है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप, ग्रीन लीव्स जो ऊपर होते हैं, दरख्त के ऊपर होते हैं, ड्रिंक मच वाटर, ज़्यादा पानी पीते हैं, एंड गेट, और यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन इसलिए कर रही हूँ, इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा रही बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ ट्रांसलेट करूँगी। अगर आपने इसको समझना है, इसके मेन थीम को समझना है, तो उसके लिए वो लेक्चर होगा जो मैं बुक से दूँगी, ठीक है। ये तो सिर्फ एक मैंने रेफरेंस, एक मॉडल शेयर करना है ना इसका स्टेंजा का। तो द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी बारिश के जो कतरे गिर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं अ स्वीट नॉइस, एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। उसके बाद एक पैराग्राफ में आपने कंटेक्स्ट जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है वो लिखना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो सेकंड स्टेंजा है उसको आपने समराइज करना है। आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, it looks more bright and beautiful. The scene of the sunshine is a source of pleasure for everyone. ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। इन दीज लाइन्स द पोएट in his spontaneous overflow of powerful feelings describes a beautiful picture of rain. The poet is very much optimistic about the change of weather. He says that after the rain stops, the sun appears again. It shines bright and its wonderful light fills each dark round drop on the leaves. These raindrops will get glow from the sunlight. This sunshine is another wonder of nature. The first stanza creates auditory and visual images, while the second one creates visual images when everything looks that the sun shines in full brightness and makes the scene lovely. It is a source of pleasure for everyone. The rain and sunshine also refer to two aspects of man's life. Just as there is sunshine after rain, difficult time is followed by good time. In the last two lines, the poet hopes that the sun will definitely shine up in the sky, and this will be a very charming spectacle. As Helen Keller says, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. The best and most beautiful things in the world can't be seen or even touched. They must be felt with the heart. Helen Keller. The language of the poem is very simple, but the meaning it conveys are very profound and thought-provoking. Both the implicit inner and explicit outer meanings inside the reader to make his own subtle इलूसिव इमेजिनेशन एंड स्पेकुलेशंस। सो अगर आपने इसकी डिटेल वाला जो लेक्चर अटेंड किया है तो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन अगर आपने वो अटेंड नहीं किया तो आई प्रेफर यू कि आप पहले वो अटेंड करें और फिर उसके बाद ये स्टेंजा जो है वो पढ़ें, आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। और जब आप ये स्टेंजा याद करेंगे ना तो इस पोइम में से, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप उसको इंशाल्लाह अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल है कि कोई बात रह नहीं गई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है वो किया है।
मैंने कोशिश की है कि मैं जो है वो अच्छे से अच्छी वर्डिंग यूज़ करूं, और प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी करनी है। प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। प्रेजेंटेशन होती ही सही प्रैक्टिस से है। आप रजिस्टर बनाएं अपना, और उस पर आप सारा जो है वो अपना नोट करें। इंशाल्लाह आपके एटलीस्ट 4 मार्क्स लाजमी आएंगे अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे और वर्डिंग भी ऐसी ही यूज़ करेंगे, वर्ड्स को इस तरीके से हाईलाइट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये स्टैंजा नंबर 2 था। फर्स्ट स्टैंजा जो है वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी।